हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 में सामाजिक विषय का पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां उसका दूसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बता चुके हैं। आज हम उनके धार्मिक जीवन के विषय में बता रहे हैं। तो धार्मिक जीवन हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी पुरास्थलों से विशाल संख्या में मिलने वाली मृणमूर्तियों यानी टेराकोटा फिगरीन से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सभ्यता के निवासी मूर्ति पूजक थे। हड़प्पा में पक्की मिट्टी की नारी मूर्तियां बनाते हैं। हड़प्पा से मिली एक नारी मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की मूर्ति है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा निवासी पृथ्वी को उर्वरकता की देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते थे। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता में 3 मुखों वाले एक पुरुष देवता की पूजा का व्यापक प्रचलन था। पशुओं से घिरे हुए इस देवता को एक मुहर पर योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा की सभ्यता में लिंग योनि की पूजा भी की जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आज के शिवलिंग जैसे अनेक छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। कालीबंगन में मिट्टी की एक ऐसी पट्टिका मिलती है जिसमें एक साथ लिंग और योनि के प्रतीक बने हुए हैं। हड़प्पा में भी पत्थर पर बने लिंग योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। हड़प्पाई लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। अनेक चित्रों में आराधक पेड़ के सामने खड़े होकर दिखाया गया है। विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त मोहरों, मुद्रकों और मिट्टी की प्रकाशित वस्तुओं और पत्थर की छोटी छोटी मूर्ति से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः पशु पूजा का भी प्रचलन था। मृतक संस्कार इस समय एक महत्वपूर्ण विषय है कि मृतक का संस्कार किस प्रकार से किया जाता था। पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से करते थे। मृत शरीर अर्थात शव को भूमि में दबा दिया जाता था। दूसरा, शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन में रखकर भूमि में दबा दिया जाता था। और तीसरा, शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। जंगली जानवरों तथा पक्षियों द्वारा मांस खा लिए जाने पर कंकाल को भूमि पे दबा दिया जाता था। इस प्रकार से मृतक के संस्कार 3 प्रकार से किए जाते थे। राजनीतिक संगठन में शासक एवं शासन। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना कठिन है। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभवतः वीर राजा रहे हों या पुरोहित अथवा व्यापारी। कांस्य युगीन सभ्यताओं से अधिक आर्थिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक इकाइयों से कोई स्पष्ट भेद नहीं था। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, राजा भी हो सकता था और धनी व्यापारी भी हो सकता था। हंटर मोदे के अनुसार शासन को जनतंत्रात्मक शासन मानते थे। पिगॉट और व्हील के मतानुसार सुमेर एक अक्कड़ के समान हड़प्पा से भी पुरोहित राजा शासन करते थे। व्हीलर के शब्दों में हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रवृत्ति की प्रमुखता तो स्वीकार करनी ही होगी। सुमेर अक्कड़ और पुरोहित राजा के समान ही हड़प्पा के स्वामी अथवा नगरों का शासन भी चलाते थे। कुछ अन्य विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक राजाओं और राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अपितु एक राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य था। पुरातत्व वस्तुओं की समानताएं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंट के आकार, निश्चित अनुपात और बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के निकट संस्थापित होने जैसे सभी साक्ष्य इस ओर ही संकेत करते हैं कि निसंदेह सभ्यता के इस अतीत काल में पूरे समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से जटिल निर्णयों को लेना और उनके क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल एवं उत्तरदायी था।
सुनियोजित नगर सफाई तथा जल निकास की उत्तम व्यवस्था, अच्छी सड़कें, उन्नत व्यापार, माप तोल के एक रूप, मानक सांस्कृतिक विरासत और विकास, उद्योग धंधे, संपन्नता आदि सभी इनके प्रबल प्रमाण पत्र हैं। अस्त्र शस्त्र के रूप में हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शस्त्र कुल्हाड़ियाँ, भाले, छुरे, धनुष बाण, गोफन, चौब, चाकू, गदा, तलवार, ढाल, कवच आदि थे। इनमें से अधिकांश तांबे और कांसे के बनाए जाते थे, किंतु गदा को पत्थर से बनाया जाता था। लोहे का कोई हथियार नहीं मिलता, क्योंकि वे लोहे से परिचित नहीं थे। इसके आक्रमण एवं रक्षा के अस्त्र शस्त्र कम संख्या में उपलब्ध हैं। विद्वानों की धारणा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांतिप्रिय लोग थे। प्रश्न आता है, क्या हड़प्पाई समाज में सभी लोग समान रहे होंगे? अनेक पुरातत्व साक्ष्यों के प्रमाण मिलते हैं कि हड़प्पा समाज में समानता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता का अंत ये किस प्रकार से हुआ? ये नहीं पता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, लेकिन किसी प्रकार से तो अंत हुआ ही था। ये भी एक जानने योग्य बात है। खैर, सभ्यता का अंत, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब और किन कारणों से हुआ, इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निसंदेह इतने विशाल क्षेत्र में विस्तृत, इतनी उन्नत इस सभ्यता का पतन न तो एकाएक हो सकता है और न ही कोई कारण इसके पतन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। उपलब्ध पुरातत्वविदों और साक्ष्यों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं बल्कि क्रमशः धीरे धीरे हुआ। इसके पतन की प्रक्रिया लगभग 600 वर्षों का समय लगा, यानी 1900 से 1300 ईस्वी तक का समय इसमें लगा। और इस मानचित्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये सभ्यता सिंधु घाटी और हड़प्पा घाटी एक स्तर पर अरब सागर से मिलती हुई सभ्यता है, जहाँ पर यहाँ काले काली बिंदी दी गई हैं, ये सब नगर बसे हुए थे। यहाँ पर सिंधु नदी, झूकर, रंगपुर और समाधान एच और उत्तरवर्ती सिसवाल और ऊपर स्वार्थ। इस प्रकार से इस मानचित्र के अनुसार उत्तर हड़प्पा क्षेत्र का हम निरीक्षण कर सकते हैं कि इस प्रकार से ये सभ्यता थी। कोई कारण था जिसके कारण ये सभ्यता समाप्त हुई। विद्वानों का अलग अलग मत है। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि 1900 ईस्वी में उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र अस्तित्व में बने रहे, किंतु कुछ विशेष हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। सभ्यता की विशेष पुरा वस्तुएं जैसे बाट, मोहरें और विशेष प्रकार के मनके समाप्त होने लगे। लेखन, लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञों का भी पतन होने लगा। सामान्यतः रूप से कम वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़े से ही कच्चे माल की आवश्यकता होती है। विशाल सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण न होने के कारण निर्माण और तकनीकों का पतन हो गया। इस प्रकार से निसंदेह सभी पुरातत्व वस्तुएं एवं बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली के विशेष प्रवेश की परिचायक थीं। विद्वान इतिहासकारों ने उन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियों का नाम दिया है। इन परिवर्तनों की आधार भूमि का निर्माण किसी एक कारक द्वारा नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियां सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि अत्यधिक उपयोग, बर्बर आक्रमण आदि जैसे अनेक कारकों के संयोजन ने इन परिवर्तनों को लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाढ़ और भूकंप
अनेक इतिहासकारों के अनुसार भूकंपों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। विभिन्न पुरास्थलों और खुदाइयों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आती रही। सिंधु नदी का मार्ग बदलता रहा। अनेक इतिहासकारों के अनुसार सिंधु नदी का मार्ग भी बदलने से मोहनजोदड़ो जैसे महत्वपूर्ण नगर का विनाश हो गया। बढ़ती शुष्कता और घग्गर नदी का सूख जाना। विद्वानों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास उस क्षेत्र के बढ़ते शुष्कता और घग्गर नदी का हाकड़ा के सूख जाने के कारण भी हुआ। बर्बर आक्रमण भी हो सकता है। अनेक विद्वानों के मतों अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण भी हो सकते हैं। पर्यावरण संबंधी असंतुलन भी हो सकता है। अनेक विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का ह्रास पर्यावरण संबंधी असंतुलन के कारण भी हो सकता है। संक्रामण रोग के कारण भी हो सकते हैं। रोग बड़े पैमाने पर फैलने से ऐसा हुआ हो। ये भी हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ। विद्वानों के मतानुसार जलवायु परिवर्तन, अनावृष्टि के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ हो। उपरोक्त सभी कारणों से इनमें से किसी एक विशेष कारण से ही संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ हो। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। पहले नंबर पे नगरीय सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी थी और वैदिक सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी थी। सिंधु सभ्यता में लोग काले रंग के होते थे और वैदिक सभ्यता में लोग गोरे रंग के होते थे। सिंधु सभ्यता में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और वैदिक सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। सिंधु सभ्यता में लोह से अपरिचित थे और वैदिक सभ्यता में लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में घोड़े से अपरिचित थे और वैदिक सभ्यता में घोड़े से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में विदेशों से व्यापारिक संबंध थे और वैदिक सभ्यता में विदेशों से व्यापारिक संबंध नहीं थे। सिंधु सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान था और वैदिक सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु सांड था और वैदिक सभ्यता में प्रमुख पशु गाय थी। तो इस प्रकार से हम सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। इस हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद हमारे सामने एक अत्यधिक रोचक एवं महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का पता कैसे लगाया। आइए इस संबंध में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। उल्लेखनीय है कि सन 1921 में राय बहादुर, दयाराम साहनी और 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोजे जाने पर पहले 19वीं शताब्दी के मध्य और भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने पुरातत्वविद उत्खनन प्रारंभ कर दिए थे। इस काल में पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के लिए लिखित स्रोतों के आधार पर साहित्य अभिलेखों का अधिक निर्भर करते थे। कनिंघम ने विशेष रुचि आरंभिक ऐतिहासिक तथा बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। उन्होंने आरंभिक वस्तु की पहचान, 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के काल में उपमहाद्वीप में आने जाने वाले चीनी बौद्धिक यात्रियों का विवरण और कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के काल में मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन, अनुवाद भी किया। इस प्रकार से पुरातत्व न केवल आरंभिक ऐतिहासिक सहरता और न कि चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का भाग था। अंततः कनिंघम ने इस तरह का अपना विशेष ध्यान आकर्षित नहीं किया। वह सत्य है कि 19वीं शताब्दी में जब जब मिलने वाली पुरातत्व वस्तुओं से कुछ कनिंघम तक भी पहुंची, किंतु संभवतः उनकी प्राचीनता का अनुमान लगा पाना समर्थ नहीं हो पाया। अतीत के पुनर्निर्माण से संबंधित समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता। अतीत के पुनर्निर्माण में संबंधित कुछ बातें इस प्रकार से हैं। हड़प्पा अभिलेखों से इस सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण में कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक उसकी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू उपकरण जैसे भौतिक साक्ष्यों के आधार पर ही पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण का प्रयास किया। हमें याद भी रखना चाहिए कि कुछ खोजें प्राकृतिक प्रारूप की अपेक्षा संयोगिक अधिक हैं।
पुरातत्वविदों के विचार अनुसार केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुओं का ही परित्याग किया जाता था। अन्य वस्तुओं को संभवतः पुनर्चक्रित करके उपयोग योग्य बना लिया जाता था। इस प्रकार विभिन्न पुरातन स्थलों से उत्खनन से जो भी बहुमूल्य वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं वे या तो अतीत में खो गई थी या संचय के बाद उन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। खोजों का वर्गीकरण करने में पुरातत्वविदों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत पत्थर, मिट्टी, धातु आदि, हाथीदांत आदि प्रमुख वस्तुओं से संबंधित होता है। दूसरा एवं अधिक जटिल सिद्धांत उनकी उपयोगिता के संबंध में होता है। पुरातत्वविदों के लिए यह निर्णय लेना कि कोई पुरावस्तु एक औजार है, एक आभूषण है अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु, यह सरल कार्य नहीं होता है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की खोज धर्म से लेकर राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन दृष्टि से होती है। इसमें कुछ शॉर्ट टाइप प्रश्न दिए गए हैं। इस पाठ के आधार पर कुछ विस्तृत प्रश्न हैं। इन विस्तृत प्रश्नों को आप लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों के आधार पर, इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों को खोजकर लिखेंगे। और इस प्रकार से इसमें कुछ बहुविकल्प प्रश्न हैं जिनके उत्तर सामने दिए गए हैं, उनको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस प्रकार से ये पहला पाठ ईंट, मनके तथा अस्थियां इतिहास का समाप्त होता है आज। और इसके बाद आगे दूसरा पाठ हम प्रारंभ करेंगे, राजा, किसान और नगर। तो इस पाठ को भी पढ़ के रखेंगे। तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।